लोमड़ी और शेर को बुद्धू बनाने वाले हिरन। एक समय की बात था, एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वो बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अरे यार, आजकल खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। सोच रहा हूँ अगर मृगराज, शेर कुछ शिकार करके जितना वो खा सकते हैं उतना खाकर बचे हुए खाना हम जैसे छोटे जानवरों को दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उन्होंने तो तपती धूप की वजह से अपने घर से बाहर ही नहीं आ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। ऐसे दुखी होकर उस दिन उस जंगल में घूमता रहा। ऐसे घूमते घूमते एक जगह पर एक हिरन अकेला घास खाता हुआ दिखा। हिरन को देखते ही उस लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। आहा, कितना अच्छा दिन है। अगर मैं इस हिरन को खाऊं तो 10 दिन तक कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं होगा। लेकिन इस हिरन को कैसे मारूं? ऐसे सोचता हुआ लोमड़ी को नजदीकी नदी के पास एक शेर दिखा। अगर वो शेर उस हिरन को शिकार करके मार दिया तो जितना वो खा सके उतना खाकर बचे हुआ पूरा मांस उसका होगा। ऐसे सोचकर वो लोमड़ी शेर के पास जाकर बहुत विनय के साथ, हे जंगल का राजा, अगर आप इस सेवक को एक मौका देंगे तो मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूँ। अगर वो मेरे लिए अच्छा है तो तुरंत ही उस मौका का अच्छा उपयोग करो। शेर ने ऐसा कहा। आपको जो हानिकारक होगा वो मैं जीवन में कभी भी नहीं कर सकता। तुम्हारे बुरी योजनाओं के बारे में तो पूरी जंगल जानते हैं। तुम्हारे बड़े चढ़ाऊ बातों को बंद करके विषय बताओ। यहाँ से थोड़ी सी दूर एक हिरन घास खा रहा है। हाँ, ऐसी बात है क्या? ऐसी बातें इतने देर से नहीं बोलते। चलो चलो, जल्दी चलो। ऐसे कहते हुए दोनों शेर और लोमड़ी जल्दी अपना सफर शुरू किया। लेकिन ये सभी बातें हिरन वहाँ के एक बड़े से पत्थर के पीछे से सुन लिया। हिरन और शेर बहुत जिज्ञासा के साथ जब तक वो जगह पर आया, वहाँ ना तो हिरन था या कुछ भी जानवर नहीं था। हर तरफ देखा और कहीं भी हिरन नहीं दिखा। ये सब देखते हुए शेर को लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आया। क्या लोमड़ी, क्या तुम मुझसे ही खेल रहे हो? लू लगकर मैं नदी के किनारे सो रहा था। तुम मेरे पास आकर हिरन है बोलकर झूठी तसल्ली दिया। नहीं महाराज, हिरन यही कहीं था, मेरे बात को यकीन कीजिए। ऐसा लोमड़ी कहा। ऐसा कहने से भी शेर उसको मारने का डर उसको बहुत था। हिरन नहीं हो तो क्या हुआ, तुम मुझे मिल गया। ऐसे कहते ही लोमड़ी को पकड़कर मार दिया। इस कहानी का नीति ये है कि बुरे लोगों को बुराई ही मार देता है। मेंढक ने भगाया शेर और सियार को। जंगल में एक सियार खाने के लिए यहाँ वहाँ घूम रहा था, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ मिला ही नहीं। आज भी कुछ नहीं मिला। पहले से ही बिना कुछ खाए मैं दुबला हो गया। मेरी होशियारी कम तो नहीं हुई ना? खुद के खाने को भी खमा नहीं पा रहा हूँ। चलो जाने भी दो। कम से कम महाराज शेर के पास जाकर उनकी प्रशंसा करते हुए ऐसे उनके खाने में से थोड़ा कुछ भाग लेके खा सकता हूँ। सोचते हुए सियार शेर के पास गया। अजीब यह था कि शेर कंबल ओढ़कर बुखार से कांप रहा था। उसी समय पर वहाँ सियार पहुँच गया। ऐसे शेर को देखकर चौंकते हुए कहा कि महाराज जी, क्या हुआ? क्यों ऐसे कांप रहे हो? मैं तो आपके पास कुछ मांस के टुकड़े खाने के लिए आया हूँ, लेकिन आपका हाल तो मुझसे भी बुरा है। वैसे मैं पहले कभी आपको ऐसा नहीं देखा। आप क्यों ऐसे डर रहे हो? बोलकर पूछ रहा था। शेर डरते हुए पूरी बात बता रहा था सियार को। महाराज, एक ही समय पर दो बकरियां खाने वाली मेंढक कहीं होता है? वो मेंढक आपको अपनी बातों में उलझाकर अच्छे से धोखा दे गया। बोलते हुए सियार हंस पड़ा। ऐसे उसे नीचा दिखाकर बात करने से सियार पर शेर को बहुत गुस्सा आया। इस बात पर सियार ध्यान देते हुए कहा कि अब हम दोनों मेंढक के पास जाएंगे। उधर ही आपको उस मेंढक की झूठ का प्रमाण दूंगा। मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। पहले से ही तुम धोखेबाज हो। मैं सबको धोखा आपके खाने के लिए यही देता हूँ। आपको धोखा देना तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। वैसे भी जंगल के राजा शेर कैसे डर सकता है, वो भी एक मेंढक की वजह से? बोलकर सियार समझा रहा था। कहीं ये सियार बीच में धोखा ना दे करके दोनों
की पूंछों को बांधकर शर्त पर मेंढक के पास जाने के लिए शेर मान जाता है। अब दोनों अपने अपने पूंछों को बांधकर तालाब की ओर चल रहे थे। उनकी आने की आहट से मेंढक उनके सामने खड़े होकर जोर से बोला कि हे मेरे मित्र शतुर सियार, सच्चा मित्र तो तुम ही हो। मैं इस शेर को खाने ही वाला था, लेकिन तब ये डर से भाग गया। अच्छा, तो तुमने इसे मेरे पास वापस लाया, इससे मैं बहुत खुश हुआ, बोलकर जोर से हंस रहा था। कहीं वो मेंढक उसे मार ना दे करके तेजी से जंगल में भागने लगा। सियार ने उसे धोखा दिया सोचकर तुम्हारी चतुराई मेरे सामने नहीं चलेगी। ऐसे गुस्से से सियार को मारकर डरा दिया। उनके रास्ते वह चले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें संबंध ना होने वाली बातों में बीच में घुसना हमारा ही नुकसान है। भोला भाला छोटा भाई। गोविंदपुरा नामक एक गांव में दो भाई रहा करते थे। आकाश और अविनाश थे उनके नाम। उनके बीमार बाप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अभी तक मैंने आपको बिना किसी कठिनाई के देखा है। अब आप दोनों में से कोई भी परेशानी में हो तो एक दूसरे को मदद करके अच्छे भाइयों के रूप में नाम बनाए। उसके पास जो कुछ भी था उसने उनके नाम कर दिया, जैसे कि एक आम का पेड़, एक गाय और एक कंबल। बाप ने उन्हें वो सब देकर अपनी आंखें बंद कर ली। इसीलिए बड़े भाई ने दोनों के बीच बंटवारे की सलाह दी। ओ अश्विन, मेरे छोटे भाई, पिताजी हमें एक गाय, एक आम का पेड़ और एक कंबल देकर गुजर गए। हम उसे बिना बांटे दोनों बराबर इस्तेमाल करेंगे। पिताजी के जाने के बाद मेरे बड़े भाई भी आप ही हो और मेरे पिता भी आप ही हो। आप जो फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर है। मुझ पर ही सारी जिम्मेदारी डाल रहे हो। हम दोनों के बीच में आधा आधा करता हूँ। आम के पेड़ के नीचे का हिस्सा तुम्हारा, ऊपर के टहनियों का और पत्तों का हिस्सा मेरा। इसी तरह गाय के पीछे का हिस्सा मेरा और आगे का तुम्हारा। इसी तरह कंबल दिन में तुम रखो और रात में मुझे दे दो। तुझे अपने प्यारा भाई समझकर पहले तुझे दे रहा हूँ, बात का मैं ले रहा हूँ। भोला भाई बड़े भाई की कपटी बातों को ठीक है भाई, ठीक है कहकर मानने लगा। अब अविनाश हर दिन पेड़ को अपनी जिम्मेदारी मानकर पेड़ को पानी देता रहा, गाय को चारा और कंबल को दिन में अपने सिर के नीचे लगाकर आराम करता था। आकाश पेड़ पर जितने भी फल लगते थे उन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमाता था। गाय का पिछला हिस्सा उसका होने के कारण वो सारा दूध खुद ही इस्तेमाल करता था। रात में कंबल ओढ़कर आराम से सो जाता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते रहे। कुछ दिन बाद अविनाश की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़े भाई की चालाकी और उसके भोलेपन को समझ गई और उसने एक उपाय सुझाया। पत्नी ने जो कहा उसने वही किया। अविनाश ने अगले दिन एक कुल्हाड़ी ली और पेड़ के निचले हिस्से को काटने लगा। आकाश तुरंत दौड़ता हुआ वहां आया। अरे अरे अरे, पेड़ को क्यों काट रहे हो? झाड़ को कीड़े लग गए, इसीलिए मैं उसे काट रहा हूँ। और मैं आपका हिस्सा नहीं, अपना हिस्सा काट रहा हूँ। ये मेरी मर्जी है, चाहे मैं उसे काट दूं या पानी पिलाकर अच्छा रखूं। अगर तुम पेड़ के नीचे का हिस्सा काटोगे तो पूरा पेड़ ही मर जाएगा। अब ये झाड़ को जितने भी फल होंगे हम दोनों बराबर बांटेंगे। झाड़ काटने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है भाई। फिर कुछ देर बाद आकाश गाय का दूध निकाल रहा था। वो देखकर अविनाश वहां आया और गाय के सर पर जोर से मारने लगा। इससे गाय ने जोर से आकाश को लात मार दी। वो बहुत गुस्सा हो गया। अरे, गाय को क्यों मारा? गाय के सिर पर मक्खी बैठी हुई थी, इसीलिए मैंने उसे मारा। वैसे भी गाय के सामने का हिस्सा मेरा है, चाहे मैं उसे मारूं या उससे प्यार करूं। अविनाश की चालाकी देखकर आकाश को सब समझ आ गया। ठीक है, इस गाय को भी हम दोनों साथ खिलाएंगे और उसका आया हुआ दूध भी हम दोनों बांट लेंगे। दूसरे दिन अविनाश ने कंबल को सारा दिन पानी में भिगा कर रखा। शाम में उसने वो कच्ची कंबल हर दिन की तरह आकाश को दे दी। आकाश उसे इस्तेमाल नहीं कर पाया।
चलो ठीक है भाई, अब इस कंबल को भी हम दोनों बराबर इस्तेमाल करेंगे। एक दिन तुम रख लेना, एक दिन मैं रख लेता। इसी तरह होशियार पत्नी के उपाय से उसे लाभ होने लगा। इसके बाद वो दोनों पिता की दी हुई चीजों को बराबर इस्तेमाल करने लगे और उन दोनों ने मिलजुल कर उससे अपना फायदा करने लगे। अच्छा व्यापार करके वो दोनों ही खुशहाल जीवन बिताने लगे और गोविंदपुरा में एकता की मिसाल बन गए।